नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। जैसा कि सबसे बेहतर मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं आपको लिए, 72 बीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, उसी में यह नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग 2025 के मार्च से लेकर के 2026 के जून तक के जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चर्चा में हैं, केंद्रीय सरकार के मतलब केंद्र सरकार के 64 करीब में योजनाएं हैं, उन 64 से जुड़ी हुई 64 सवाल जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें स्टेटमेंट वाले होंगे, मैच वाले होंगे, कथन कारण वाले भी कुछ सवाल हो सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है पूरा वीडियो। आंसर हो सके तो आंसर निकालना है, नहीं तो सीख करके जाना है। ये कल भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी काम आ सकता है, 72 में भी काम आएगा, यूपीपीएससी में भी यह पूछा जा सकता है। जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। शुरू करते इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलता है, तो सारे पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ ग्रुप में मिल जाते हैं, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं रिवीजन के हेतु। शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यह योजना 100 से कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को कवर करने के लिए घोषित की गई है। ऐसे 100 जिले जो कम प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि के मामले में। इसमें 11 मंत्रालयों के 36 योजनाओं का अभिसरण की व्यवस्था की गई है, कन्वर्जेंस जिसको कहते हैं। इसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ बताया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो इसका आंसर सारे ही सही हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों ही सही दिए हुए हैं। 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसे 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। यह कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी हुई एक आधारित योजना है। इसमें 11 मंत्रालयों के 36 योजनाओं को समन्वित करके एक जगह कर दिया गया है। योजना 2025-26 से 6 वर्षों के लिए है और इसका 24,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसका उद्देश्य है 100 कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिटी, इरिगेशन, भंडारण, कृषि ऋण और संबद्ध गतिविधियों को मजबूत करना। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य जो मिशन है, इसका क्या तात्पर्य है भाई, तो 100 जिले जिनमें कृषि की उत्पादकता कम है, वहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई तमाम तरह की योजनाओं को सही प्रकार से लागू करना। इसलिए सभी मंत्रालय इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही युग्म सुमेलित दिया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना सतत कृषि, कृषि योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केवल शहरी कृषि हेतु। कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। केवल 1 1 2 2 3 1 2 3, कौन सा इसमें से सही मैच है, कौन सा सही मैच है इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि योजना को 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत योजनाओं को पुनर्गठन के रूप में मंजूरी दी गई है। इसका टोटल व्यय जो है 1 लाख करोड़ के आसपास में है, 1,01,321 करोड़ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि, प्राकृतिक संसाधन आधारित खेती, राज्य विशेष कृषि विकास से जुड़ी हुई, कृषि योजना खाद्य सुरक्षा, फसल विकास और कृषि आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। तो कृषि और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंस पर आधारित यह सवाल था, इसलिए इसको याद रखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना न केवल शहर तक बल्कि ग्रामीण इलाके के जो कृषि हैं पूरे भारत सभी के लिए यह फैला हुआ है। दालों में आत्मनिर्भरता से जुड़े हुए सवाल हैं। देखिए क्या है सवाल, मैंने अपना वीडियो बंद किया है ताकि आपको जूम करके मैं दिखा सकूं, बहुत सारे बच्चे फ़ोन में देखते हैं। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देता है। क्या यही 3 दाल हैं क्या? इसे 6 वर्षीय मिशन के रूप में घोषित किया गया है। 6 वर्ष के लिए है क्या यह मिशन? इसके अंतर्गत नाफेड और एनसीएफ की खरीद भूमिका से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनसीसीएफ और नाफेड भी इसमें शामिल है क्या? क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही कथन का चयन करना है। तो इसका तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा 25-26 के बजट में हुई थी। यह कृषि किसान मंत्रालय से जुड़ी हुई घोषणा है।
मिशन को 6 वर्ष के लिए घोषित किया गया। इसमें अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया था क्योंकि इन दालों की खपत भारत में ज़्यादा है और प्रोडक्शन ज़्यादा ना होने के कारण से हमें बाहर से अफ्रीका के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है पल्सेज को। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात निर्भरता घटाना, किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ जो है वो दालों को खरीदने की भूमिका में शामिल होगा। उच्च उपज बीजों पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही कथन का चयन करें। इसका उद्देश्य अधिक उपज, कीट रोधकता, जलवायु सहनशीलता वाले बीजों को बढ़ावा देना है। ये क्या करेगा भाई, तो हाई यील्ड और पेस्ट रेसिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स जो हैं इनको बढ़ावा देने के लिए उच्च उपज बीजों पर राष्ट्रीय मिशन को लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। ये याद रखना है। 3 इसके उद्देश्य हैं, वो तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन तीनों को भी ध्यान में रखना है। जलवायु सहनशीलता, कीट प्रतिरोधी भी होना चाहिए और उनका यील्ड भी ज़्यादा होना चाहिए। केंद्रीय बजट 25-26 में इसकी घोषणा की गई थी। यह कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी घोषणा है। इसका उद्देश्य अधिक उपज देने वाले बीजों को डेवलप करना है। बजट में जुलाई 2024 के बाद 100 से अधिक बीजों की किस्में वाणिज्यिक उपलब्धता बढ़ाने की बात भी कही गई थी। यह केवल पारंपरिक बीज संरक्षण या कपास उपघटक तक सीमित नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजों का संरक्षण नहीं बल्कि बदलते जलवायु और बदलते पर्यावरण के हिसाब से हमें बीजों का विकास करना है। कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में कथनों में से कितने सही दिए हुए हैं। यह 5 वर्षीय मिशन है। क्या यह 5 वर्षों के लिए लागू किया जा रहा है भाइयों बहनों। इसका उद्देश्य कपास खेती की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना है। यह वस्त्र मूल्य श्रृंखला से भी संबंधित है। वस्त्रों के जो वैल्यू चेन है क्या उससे भी जुड़ा हुआ है क्या ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल 1, केवल 2, तीनों या कोई नहीं। क्या इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर में से केवल 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही हैं या ऊपर में से कोई सा भी सही नहीं है। ऑप्शन बहुत ही अच्छा सा दिया हुआ है इसका, तो तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में 5 वर्षीय मिशन के रूप में की गई थी। यह कृषि किसान कल्याण मंत्रालय वस्त्र मूल्य श्रृंखला दोनों से जुड़ा हुआ है क्योंकि कपास वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। इसकी अगर खेती अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर अपने यहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन भी और अच्छे से होगा और खेती अच्छी होगी तो इनका दाम कम होगा, जिससे कपड़ों का दाम भी कम होगा। वैश्विक मार्केट में हम कंपटीशन में थोड़ा सा आगे आ पाएंगे। खाद्य तेलों तिलहनों पर राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। इसकी अवधि 24-25 से 30-31 तक है। इसका वित्तीय परिव्यय 10,103 करोड़ है। इसका लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को घटाकर आयात को बढ़ाना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर छठे का। 1 और 2 तो सही है, तीसरा पढ़ने से ही गलत लग रहा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में भी आते हैं। आयात नहीं बढ़ाना है भाइयों बहनों, निर्यात को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, न कि आयात को। हम बाहर से आयात करके कौन सा देश का भला करेंगे। 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन को 3 अक्टूबर 2024 को मंजूरी मिली। यह कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। इसकी अवधि 24-25 2030-31 तक है। 10,000 करोड़ के करीब में व्यय किया जाएगा और इसका क्या है, आत्मनिर्भरता बढ़ाना तिलहन वाले उत्पाद पर और उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ाना। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करें। नेचुरल फार्मिंग कौन सा, तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। क्या इससे संबंधित है या पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। थोड़ा तो कन्फ्यूजन होना ही चाहिए। इसका कुल परिव्यय 2,481 करोड़ है। यह केवल प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा लागू किया जाता है। क्या इसका उत्तर हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। केवल लिखा हुआ है, केवल शब्द है यहाँ पर। वैसे भी ये विदेश से क्या लेना देना इस चीज़ का। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को 25 नवंबर 2024 को मंजूरी मिली। यह कृषि किसान मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका कुल परिव्यय 2,481 करोड़ है। इसका उद्देश्य रासायनिक मुक्त, स्थानीय संसाधन आधारित, पारिस्थितिक अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा केवल जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए लागू योजना नहीं है, इसलिए कथन 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। मखाना बोर्ड के बारे में सवाल है, आसानी से इसको कर लेंगे।
यह बिहार विशेष घोषणा थी। इसका उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य सभी बागवानी फसलों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना भी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 का? 8 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बिहार मखाना बोर्ड की घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में की गई थी। यह बिहार विशेष कृषि और मूल्य श्रृंखला संबंधी घोषणा है। इसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत मखाना किसानों को किसान उत्पादक संगठनों में संगठित करने की बात भी है। यह सभी बागवानी फसलों के राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन 1 और कथन 2, और उसके बाद से आपको देखना है सही है, व्याख्या भी कर रहा है, क्या इसका आंसर हो जाएगा। सब्जियों और फलों के व्यापक कार्यक्रम का संबंध बागवानी मूल्य श्रृंखला से है। इसमें राज्यों, किसान उत्पादक संगठन और सहकारिता की भूमिका भी हो सकती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं और सही सही व्याख्या भी दिया हुआ है। सब्जियों और फलों का व्यापक कार्यक्रम बागवानी मूल्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। हॉर्टिकल्चर जिसे हम लोग कह देते हैं। इसका उद्देश्य उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण, किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाना है। राज्यों को किसान उत्पादन संगठन, सहकारिता, संस्थागत खरीदारों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सब्जियों और फलों की आपूर्ति श्रृंखला स्थानीय उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण, बाजार संपर्क पर भी निर्भर करती है। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पीएम किसान क्रेडिट ऋण सीमा वृद्धि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत 3 लाख से 5 लाख की गई है। यह अल्पकालिक ऋण सुविधा से जुड़ी हुई योजना है। यह वृद्धि केवल कृषि अवसंरचना कोष के तहत दीर्घकालिक ऋणों पर लागू है। किसान क्रेडिट कार्ड सीमा वृद्धि हाल ही में किया गया है। केसीसी के सीमा में वृद्धि की गई है। पहले अगर मान लीजिए 1 लाख तक था तो अब कितना लाख कर दिया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि लिमिटेशन को बढ़ा दिया गया, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेने की लिमिटेशंस को। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 25-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। पहले 3 लाख तक था तो अब कितना कर दिया गया है? 5 लाख तक कर दिया गया है। ये याद रखना है। यूपीपीएससी और बीपीएससी हो, कोई भी हो, योजना से जुड़े हुए सवाल कुछ तो बंधे ही होते हैं। 2 से 3 सवाल की तो गारंटी ही होती है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करना है। किसान क्रेडिट कार्ड अल्पकालिक ऋण सुविधा है। यह किसानों के साथ मछुआरों, डेयरी किसानों से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात जो मछुआरे होते हैं और डेयरी जहाँ पर पशुपालन है और मछली पालन, उनको भी दिया जाता है। उनको भी हम किसान क्रेडिट कार्ड में शामिल करते हैं। यह वृद्धि कृषि अवसंरचना कोष के दीर्घकालिक ऋणों तक सीमित नहीं है, इसलिए 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। यह 14 क्षेत्रों में लागू है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जिसको प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम कहते हैं, PLI उसको कहते हैं। इसका कुल स्वीकृत प्रोत्साहन परिव्यय लगभग 1.97 लाख करोड़ है। इसका उद्देश्य आयातित तैयार उत्पादों पर उपभोक्ता अनुदान देना है। क्या हो जाएगा? देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या होगा इसका आंसर? 11 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 14 क्षेत्रों में यह लागू की गई है, PLI स्कीम। इसका कुल स्वीकृत प्रोत्साहन परिव्यय 1.97 लाख करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण, निवेश, निर्यात, उत्पादन, रोजगार को बढ़ावा देना है। ये आयातित तैयार उत्पाद पर उपभोक्ता को अनुदान के लिए नहीं बनाई गई है। ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को क्या प्रोडक्शन जो है वो भारत बढ़ाने के लिए PLI स्कीम लाया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 PLI स्कीम 2.0 के बारे में कथन पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। इसका परिव्यय जो है 17,000 करोड़ है। इसमें लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर
ऑल इन वन कंप्यूटर शामिल है? क्या ये सब शामिल है क्या? यह केवल मोबाइल फ़ोन विनिर्माण के लिए है? तो तीसरा तो आसानी से आप एलिमिनेट कर ही पा रहे होंगे। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को 17 मई 2023 को मंजूरी मिली। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत में है। इसका परिव्यय 17,000 करोड़ है। 6 वर्ष अवधि है। इसमें लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, ऑल इन वन कंप्यूटर, अधिलघु रूपाकार उपकरण भी शामिल हैं। अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेज जो होते वो भी शामिल हैं। मोबाइल फ़ोन केवल इसमें शामिल नहीं है, बाकी और भी इक्विपमेंट जो है उसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। इसे केवल सेवा क्षेत्र निर्यात बढ़ाने के लिए घोषित किया गया है। यह छोटे मध्यम बड़े उद्योगों को नीति समर्थन देने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विनिर्माण को केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करना है। इसे कृषि ऋण माफी योजना के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। कब किया गया है? 2025-26 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम है जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या नाम है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इसका नाम है। इसको घोषित किया गया है। यह छोटे मध्यम बड़े उद्योगों की नीति समर्थन, सुगम कारोबार, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास से जोड़ने वाला व्यापक ढांचा है। इसका उद्देश्य विनिर्माण को केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करना या इसे सेवा निर्यात योजना बनाना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इसे दिसंबर 2021 में स्वीकृति मिली थी। क्या यह सही है? इसके लिए 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन ढांचा स्वीकृत किया गया था। दिसंबर 2025 तक इसके अंतर्गत 10 परियोजनाएं लगभग 1.60 लाख करोड़ निवेश से जुड़ी थीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी यहाँ पर सही दिए हुए हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन को दिसंबर 2021, देखिए किसी भी योजना से जुड़ी हुई कौन कौन से डायमेंशन में सवाल आते हैं। सबसे पहला आसान सवाल जो मैच करने वाला आता है कि कब शुरू किया गया। सेकंड आता है मंत्रालय, कि कौन सा मंत्रालय है। थर्ड जो चीज़ है उद्देश्य कि किस पर्पस से शुरू किया गया है। चौथा अगर टफ बनाना होता है तभी तक हमने क्या अचीव किया है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन 4 डायमेंशन के बाहर जो है कभी भी योजनाओं से सवाल नहीं आते हैं। नहीं आते हैं का मतलब नहीं आते हैं, बस ध्यानपूर्वक उसे हल करने का प्रयास करना है। क्राइटेरिया किसके लिए लागू होगा, किसके लिए लागू नहीं होगा, इन शब्दों पर ध्यान देना है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके लिए 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन ढांचा स्वीकृत हुआ था। मिशन सेमीकंडक्टर निर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण और चिप डिजाइन को सहायता देता है। यह 25-26 के सर्वेक्षण के अनुसार से 10 परियोजनाएं लगभग में 1.60 लाख करोड़ निवेश से जुड़ी हुई थी। इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में आप विचार कीजिए कि कितने सही दिए हुए हैं। इसे बजट 26-27 से प्रस्तावित किया गया। क्या ये सही है? इसका ध्यान उपकरण, सामग्री और भारतीय बौद्धिक संपदा पर है। क्या यह सही है? इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर है क्या यह? इट्स एम टू क्लोज ऑल प्रोजेक्ट ऑफ द फर्स्ट फेज। इसका उद्देश्य पहले चरण की सभी परियोजनाओं को बंद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि 2 कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। थर्ड यहाँ पर गलत है कि भारत सेमीकंडक्टर 2.0 की घोषणा केंद्रीय बजट 26-27 से प्रस्तावित रूप में हुई। यह पहले चरण की उपलब्धियों पर आगे बढ़ाते हुए उपकरण, सामग्री, भारतीय बौद्धिक संपदा, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य पहली चरण की योजनाओं को बंद नहीं करना बल्कि उनको आगे ले जाना है और उनको कंप्लीट करके अब हमें पहले में था उसके इर्द गिर्द का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद से इसका क्या काम रहेगा? उसके बाद से इसका काम रहेगा कि प्रोडक्शन को शुरू करना और भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित करना इसका एक लक्ष्य रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में सही कथन चयन करना है। इसे अप्रैल 2025 में अधिसूचित किया गया। इसका मूल परिव्यय 22,919 करोड़ है। बजट 26-27 में इसका परिव्यय 40,000 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचित हुई थी। नोटिफाई कब किया गया?
अप्रैल 2025। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कुल परिव्यय 22,919, 6 वर्षों के लिए है। 1 वर्ष की वैकल्पिक तैयारी अवधि भी है। 26-27 में इसका परिव्यय 40,000 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। सेकेंडरी सेक्टर जो है भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो अभी भी कमज़ोर है, उसे हम जितना जल्दी मजबूत कर रहे हैं हमारे लिए बेहतर रहता है। इंडिया एआई मिशन के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए, सही युग्म का चयन करें। एआई कंप्यूटर, संगणन क्षमता, इंडिया एआई डेटा सेंटर मंच, गुणवत्ता वाले आंकड़ों तक पहुंच, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, एआई सुरक्षा और भरोसेमंद उपयोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन कौन से इसमें से सही मैच दिए हुए हैं, कौन कौन से इसमें सही मैच है? तो सभी के सभी सही मैच हैं। ये सारे ही इंडिया एआई मिशन के कंपोनेंट्स हैं। ये सब मिलकर के इंडिया एआई मिशन जो है वो बनता है। इंडिया एआई मिशन 7 मार्च 2024 को मंजूरी मिली। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। कुल व्यय इसका 10,371 करोड़ रुपए है। इसके प्रमुख घटकों में एआई कंप्यूटर, इंडिया एआई डेटा सेंटर, अनुप्रयोग विकास मतलब एप्लीकेशन, नव उद्यम वित्तपोषण, नए नए उद्योगों को फंडिंग करना, स्किल डेवलपमेंट, सुरक्षित विश्वसनीय एआई जो है, ये सब के सब इसी योजना के कंपोनेंट्स हैं, जिस कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है सवाल। बायोफार्मा शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्ष 26-27 में इसे 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ परिव्यय के साथ प्रस्तावित किया गया है। क्या 26-27 में इसे लॉन्च किया गया है? यह जैविक औषधियों, जैव सामान औषधियों के घरेलू उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यह आयुष मंत्रालय के पारंपरिक औषधि निर्यात योजना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, 3rd यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बायोफार्मा शक्ति को केंद्रीय बजट 26-27 से प्रस्तावित किया गया। यह रसायन उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रस्तावित परिव्यय भी किया गया है। इसका उद्देश्य जैविक औषधियों, जैव समान औषधियों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान को मजबूत करना, नैदानिक परीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आयुष मंत्रालय का जो पारंपरिक रूप से निर्यात योजना है यह उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों बहनों। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संदर्भ में कथन में से कौन से सही है? यह खान मंत्रालय संबंधित है। इसकी अवधि 24-25 से 30-31 तक है। इसका संबंध विदेशों में अधिग्रहण और पुनर्चक्रण से भी है। तो खनिज मिशन के तहत हम लोग विदेश में भी अधिग्रहण, एक्विजिशन एंड रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, आंसर जरूर निकाला कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही दिए हुए हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को 29 जनवरी 2025 को मंजूरी मिली। खान मंत्रालय के तहत है। इसकी अवधि 24-25 से 30-31 तक है। इनमें अन्वेषण का तात्पर्य क्या होता है? माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, ओवरसीज एक्विजिशन, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, हर चीज़ को शामिल किया गया है। सरकारी व्यय 16,300 करोड़ और अन्य निवेश 18,000 करोड़ है, इसलिए तीनों कथन सही दिए हुए हैं। दुर्लभ मृदा अस्थायी चुंबक योजना, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। परमानेंट मैग्नेट हम बना रहे हैं, इसका बहुत सारे जगहों पर उपयोग होता है। अभी तक हम चीन से लाते थे, लेकिन हमने जब से इस योजना की घोषणा की है, चीन में इस सेक्टर में मंदी जैसी आ गई है, क्योंकि बहुत सारे निवेश अब हमारे यहाँ आ रहे हैं। इसका वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ है। इसका लक्ष्य 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है। इसे केवल लौह अयस्क निर्यात को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, 3rd यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सीटर्ट दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक विनिर्माण योजना को 26 नवंबर 2025 को मंजूरी मिली। इसका वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ है। इसका लक्ष्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के करीब है। दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जिसको कहते हैं, का क्षमता निर्माण है। ये चुंबक विद्युत वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। समर्पित रासायनिक उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। समर्पित रासायनिक उद्यानों का तात्पर्य है केमिकल पार्क जैसे सॉफ्टवेयर पार्क होते हैं, वैसे ही केमिकल पार्क जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स जुड़ी हुई इंडस्ट्री वहाँ पर होगी।
सवाल है, पहला स्टेटमेंट है कि बजट 26-27 में 3 समर्पित रासायनिक उद्यानों का प्रस्ताव दिया गया है। क्या 3 केमिकल पार्क से बात की गई है क्या? बताइए मुझे। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि इन्हें चुनौती मार्ग के माध्यम से समर्थन देने की बात की गई है। दे वेयर प्रपोज टू बी सपोर्टेड थ्रू द चैलेंजेज रूट। अब अगला क्या दिया हुआ है? इसका उद्देश्य समूह आधारित तैयार अवसंरचना मॉडल को बढ़ावा देना है। दे एम टू प्रमोट ए क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगाया जाएगा केमिकल पार्क्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। समर्पित रासायनिक उद्यानों का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 26-27 में अभी के बजट में दिया गया है ये, और ये आपको सही भी कर लिया होगा आप सभी ने। यह रासायन पेट्रो रसायन क्षेत्र की औद्योगिक अवसंरचना से जुड़ा हुआ है। बजट में 3 समर्पित रासायनिक उद्यानों को समर्थन देने और समूह आधारित तैयार अवसंरचना मॉडल बनाने की बात की गई है। क्लस्टर बेस्ड मतलब एक बड़ा एरिया होगा, इसमें रासायनिक केमिकल्स जुड़े हुए अलग अलग कंपनियां काम कर रही होंगी। और जैसे अगर आप गुजरात जाएंगे तो गुजरात के भरूच भावनगर का जो एरिया है वहाँ पर केमिकल के क्लस्टर्स हैं, वहाँ पर कई सारी कंपनियाँ हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य घरेलू रासायनिक उत्पादन, साझा अवसंरचना, आयात निर्भरता में कमी है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कंटेनर विनिर्माण योजना, ये भी हमने चीन को सरदर्द देने के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की। परमानेंट मैग्नेट वाला और एक कंटेनर वाला, अभी जो जिस काम कर रहे, एक केमिकल पार्क वाला, क्योंकि इन तीनों चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया ही लगभग में चीन पर निर्भर है। तो हम उसकी निर्भरता को ही ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चीन के कैपेसिटी को मैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल सबसे बड़ा भ्रम है कि भारत चीन से काफ़ी सारे चीज़ों में बहुत पीछे है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। उसका इकोनॉमिक आकार हमसे बड़ा ज़रूर है, लेकिन पोटेंशियल हमारे अंदर बहुत है। सही पॉलिसीज़ हमारे पास होनी चाहिए। इसे बजट 26-27 से प्रस्तावित किया गया, तो इसके लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। इसका संबंध भारत के निर्यात आयात रसद क्षमता से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही दिए हुए हैं। कंटेनर विनिर्माण योजना 26-27 का प्रस्ताव है, इसके लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। यह वाणिज्य, बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग विनिर्माण, रसद से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, क्योंकि कंटेनर का उपयोग तो सभी जगहों पर ही किया जाता है। अब पनिया जहाज़ पर झोला में सामान भर के या बोरा में भर के तो नहीं रखेंगे ना महाराज, कंटेनर में रखेंगे, क्योंकि कंटेनर में ही तो सुरक्षित रहेगा ना वो। तो यही चीज़ है यहाँ पर कही जा रही। कंटेनर निर्माण में अभी मुख्य रूप से चीन का दबदबा है। इसका उद्देश्य भारत की निर्यात आयात क्षमता बढ़ाना, कंटेनर निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, इसलिए तीनों कथन सही दिए हुए हैं। पूंजीगत वस्तुओं से जुड़े प्रस्तावों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रपोजल सेलेक्ट द किसके रिगार्डिंग भाई? तो स्टेटमेंट कैपिटल गुड्स, उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण कक्षों को डिजिटली रूप से सक्षम सेवा केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। निर्माण और अवसंरचना उपकरण योजना उन्नत निर्माण उपकरण विनिर्माण से संबंधित है। यह प्रस्ताव केवल विद्यालय प्रयोगशाला के लिए विज्ञान उपकरण खरीदने से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 तो सही है, 3rd यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 26-27 के बजट में पूंजीगत वस्तुओं से जुड़े प्रस्तावों के अंतर्गत उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण, जिसको कहा जाता है हाई टेक्नोलॉजी टूल्स, कक्षों को डिजिटल रूप से सक्षम सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करने, निर्माण अवसंरचना उपकरण योजना के माध्यम से उन्नत उपकरण विनिर्माण को समर्थन देने की बात भी कही गई है। जिससे क्या होगा भाई, हम हाई टेक्नोलॉजी टूल अगर परचेज करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, तो उससे जुड़ी हुई हमारे यहाँ पर इनोवेशन और बाकी चीज़ों को मदद मिल सकता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। वस्त्र क्षेत्र के एकीकृत कार्यक्रम, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है। इसमें राष्ट्रीय रेशा योजना शामिल है। क्या राष्ट्रीय ये रेशा योजना इसमें शामिल है टेक्सटाइल सेक्टर में? क्या इसमें समर्थ 2.0 शामिल है? इट इंक्लूड समर्थ 2.0। इसमें वस्त्र पर्यावरण पहल भी शामिल है। इट इंक्लूड द टेक्सटाइल इकोलॉजी इनिशिएटिव। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इतने बारीक स्तर तक के आपके लिए मैं फैक्ट लेकर के आता हूँ कि अगर इससे सवाल आएगा तो इससे टकराएगा ज़रूर। ठीक है।
वस्त्र क्षेत्र के एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव 26-27 में किया गया है बजट में। यह वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय रेशा योजना, वस्त्र विस्तार, रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा, हस्तशिल्प कार्यक्रम, वस्त्र पर्यावरण पहल और समर्थ 2.0 जैसे घटक को भी बताए गए हैं। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सबका नाम हिंदी इंग्लिश में वही रहता है। इसका उद्देश्य रेशा से परिधान तक, यानी कि जहाँ से कॉटन बनता है वहाँ से जो आपके शरीर पर वस्त्र है वहाँ तक, इस पूरे प्रोडक्शन चेन को शामिल किया गया है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डेवलपमेंट स्कीम के तहत में। अब आपको समझ में आया कि इसका नाम इंटीग्रेटेड क्यों है, जुड़ा हुआ क्यों है। पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। कच्चा माल से जो वस्त्र तैयार होगा वहाँ तक के पूरे वैल्यू चेन को हम शामिल कर रहे हैं। विशाल वस्त्र उद्यानों के संदर्भ में कथन और कारण पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मेगा टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में। विशाल वस्त्र उद्यान विनिर्माण को बड़े पैमाने की अवसंरचना, साझा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक हो सकते हैं। वस्त्र क्षेत्र श्रम प्रधान और निर्यात संभावना वाला क्षेत्र है। क्या टेक्सटाइल का हम एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं क्या? अमेरिका ने हम पर जब से लगाया ना बहुत सारी ड्यूटी वगैरह, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही हुआ था। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या भी दिया हुआ है। निर्यात संवर्धन मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। निर्यात संवर्धन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इसको कहा जाता है। इसका परिव्यय 25,060 करोड़ है। 25-26 से 30-31 तक है इसका अवधि। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में उत्पादों की खुदरा बिक्री को बढ़ाना है। नहीं, निर्यात नाम है तो थर्ड कैसे हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय संवर्धन मिशन की घोषणा 25-26 में हुई थी। बाद में इसे वित्त वर्ष 25-26 से 30-31 तक के लिए मंजूरी दी गई। इसका कुल परिव्यय 25,060 करोड़ है और इसका उद्देश्य वाणिज्य विभाग के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, वित्तीय संस्थान, निर्यात संवर्धन परिषद राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि निर्यात को हम बढ़ावा दें अपने यहाँ पर, जिससे क्या हो भाई, हमारे सामान भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकें। फुटवियर चमड़ा क्षेत्र के केंद्रित उत्पाद योजना के संदर्भ में कथनों में से कितने सही हैं? यह श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। यह डिजाइन क्षमता घटक विनिर्माण को समर्थन देती है। बजट में इससे रोजगार निर्यात क्षमता बढ़ने की संभावना बताई गई है। तो फुटवियर और चमड़ा से जुड़े हुए जो काम होते हैं श्रम प्रधान ही होता है। इसमें ऑटोमेटेड चीज़ें कम होती हैं, हाथ से कारीगरी ज़्यादा होता है, इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट योजना है समूह विकास, कौशल विनिर्माण, आयात निर्भरता बढ़ाना। योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सी योजना है? तो खिलौना क्षेत्र की योजना के बारे में कौन सा सही सुमेलित है इसमें? तो पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा। आयात नहीं, हमें खिलौनों का निर्यात बढ़ाना है। देखिए टॉयज़ जो होते हैं ना, टॉयज़ ये खिलौने ही केवल नहीं हैं, बल्कि देश की संस्कृति और कल्चर को भी आगे ले जा सकते हैं। जैसे डोरेमोन और ड्रैगन से हमारा क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। स्पाइडरमैन तो हमारे यहाँ के आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा नहीं है। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, तो चाइनीज़ खिलौने, चाइनीज़ कार्टून, जापानी खिलौने, जापानी कार्टून, अगर यही चीज़ें हावी रहेंगी तो अपने यहाँ के बच्चे हनुमान और भीम को नहीं समझेंगे और किसको समझेंगे? डोरेमोन और शिजुका और सुजुका को समझेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं ये केवल खिलौने ही नहीं होते हैं, बल्कि उनकी मनोभावना पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उस कैरेक्टर को जीवन भर आइडियलाइज करते हैं। इसलिए कौन सा बच्चा किस खिलौने से खेल रहा है ये भी मायने रखता है। इसलिए भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले चाइनीज़ जो खिलौने अपने यहाँ पर आते थे उस पर थोड़ी सी रोक भी लगाई थी और अपने यहाँ के खिलौनों को, पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया था, जिससे हम दुनिया में चीन के खिलौनों का मुकाबला कर सकें। और इसमें हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। हमने दुनिया भर के बहुत सारे देशों में चाइनीज़ खिलौनों को रिप्लेस भी किया है। 1 और 2 सही है। इसका इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, एक्सपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करना है इसको। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास कोष के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए, सही कथन चुनिए।
इसका प्रस्ताव बजट 26-27 में किया गया है। इसका आकार 10,000 करोड़ बताया गया है। इसका उद्देश्य उच्च संभावना वाले उद्यम को विकास पूंजी उपलब्ध करवाना है। एमएसएमई उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस बारे में तीनों सही दिए हुए हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास कोष 26-27 से प्रस्तावित किया गया है। इसका आकार 10,000 करोड़ बताया गया। इसका उद्देश्य उच्च संभावना वाले उद्यमों को विकास पूंजी उपलब्ध कराकर के भविष्य के अग्रणी उद्योगों में बदलना है। मतलब अभी के जो छोटे उद्योग हैं उनको हम फंडिंग करेंगे, प्रमोट करें, इससे कल को वो बड़ा इंडस्ट्री बन जाए। तो यही चीज़ हमारा उद्देश्य है, इसी को लेकर के एमएसएमई को प्रमोट किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त पूंजी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बजट 26-27 में 2,000 करोड़ अतिरिक्त पूंजी की बात कही गई है। आत्मनिर्भर भारत कोष में यह सूक्ष्म लघु उद्यमों के जोखिम पूंजी तक पहुंच से संबंधित है। एमएसएमई के लिए जो पूंजी होती है, रिस्क कैपिटल होता है, क्या यह उससे जुड़ी हुई योजना है? यह अतिरिक्त पूंजी केवल कृषि ऋण माफ़ी के लिए ही थी? क्या आत्मनिर्भर भारत में केवल सारी पूंजी जो होगी वो एग्रीकल्चर डेब्ट की माफ़ी के लिए ही होगा क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। योजनाओं पर ध्यान दीजिएगा, सवाल से ज़्यादातर योजनाओं पर ध्यान दीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत कोष सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को जोखिम पूंजी विकास पूंजी से जोड़ने वाली व्यवस्था है। 26-27 में 2,000 करोड़ अतिरिक्त पूंजी डालने की बात की गई है। इसका उद्देश्य उद्यमों को विकास के अगले चरण में ले जाना है। यह कृषि ऋण माफ़ी योजना नहीं है, इसलिए 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली कॉर्पोरेट मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन यहाँ पर चुनना है आपको। व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्यों के वित्त पोषण से जुड़ी हुई है। ये छोटे उद्यमों की नकदी समस्या को कम करने में सहायक हो सकती है। कॉर्पोरेट मित्र छोटे उद्यमों को पेशेवर अनुपालन सहायता जोड़ने की अवधारणा है। व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली मुख्यतः व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने का मंच है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दरअसल में चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। द व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से एमएसएमई छोटे लघु मध्यम उद्यमों के लंबित बिलों को वित्त में बदलने की व्यवस्था है कि उनके बहुत लंबे समय से बिल बाकी है, उसको हम लोग फंड कर सकें। इससे छोटे उद्यमों को नकदी समस्या कम हो सकती है। कॉर्पोरेट मित्र का विचार छोटे उद्यमों को पेशेवर अनुपालन सहायता से जोड़ने से संबंधित है कि छोटे छोटे उद्योग हैं, मान लीजिए आपने कोई उद्योग शुरू किया, आपको सही आदमी नहीं मिल रहा है जिसको इन सभी चीज़ों की जानकारी हो और वो आपको फंडिंग उपलब्ध करा सके। तो इस प्रकार के लोगों से आपको वो जोड़ देगा, आपकी कंपनी को जोड़ देगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको बेहतर फंडिंग प्राप्त हो सकेगी। यह व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने का मंच नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए अनुकूलित ऋण कार्डों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण कार्ड शुरू किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज। तो इसका आंसर देखिए क्या है। ये उद्यमी पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसकी सीमा 5 लाख है। पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी करने की बात की गई है। कितने होंगे कार्ड जारी, इसका कार्ड का लिमिटेशन क्या है और किसके लिए यह शुरू किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित ऋण कार्ड की घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में की गई। यह उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए है। इनकी सीमा 5 लाख रखी गई है। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी करने की बात की गई है। इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी औपचारिक ऋण तक पहुंच को बढ़ाना है, इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। नेक्स्ट सवाल है कि पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों की योजना के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। यह लक्ष्य 5 लाख पहली बार उद्यम शुरू करने वाली लाभार्थियों को समर्थन देना है। इसमें 2 करोड़ तक की सावधि ऋण की बात की गई है। क्या 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा क्या? ध्यानपूर्वक सोचिए जरा। यह योजना केवल पहले से सूचीबद्ध कंपनियों को इक्विटी सहायता देने के लिए है। तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 तो सही है, तीसरी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इस योजना का घोषणा बजट 25-26 में महिलाओं, एससी और एसटी के लिए पहली बार उद्यम अगर कोई शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए है।
5 लाख तक फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर को समर्थन देना, 2 करोड़ तक सावधि ऋण उपलब्ध करवाना, यह केवल सूचीबद्ध कंपनियों को इक्विटी सहायता देने की योजना नहीं है। पहला दूसरा इसलिए सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर्पित माल गलियारों के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये माल परिवहन को तेज और कुशल बनाने से संबंधित है। 26-27 में दानकुनी से सूरत तक गलियारे की बात की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानन संपर्क को बढ़ाना है। तो समर्पित माल गलियारा परिवहन जो है यह रेलवे से जुड़ा हुआ है तेज, सस्ता, कुशल बनाने के लिए। कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की इस पर केवल मालगाड़ी ही चलेगी, इस पर कोई और गाड़ी नहीं चलेगी, सवारी गाड़ी अलग चलेगी। बजट 26-27 में दानकुनी से सूरत तक माल गलियारे की बात की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान संपर्क बढ़ाना नहीं है, बल्कि रेल आधारित माल ढुलाई रसद क्षमता को मजबूत करना है। इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग और तटीय माल संवर्धन योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। बजट 26-27 से 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को संचालित करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य जलमार्ग तटीय जहाज रानी की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य केवल क्रूज पर्यटन को बढ़ाना है, माल ढुलाई से संबंधित नहीं है। तो नहीं, इसमें क्रूज पर्यटन के साथ साथ माल ढुलाई दोनों चीज़ों को शामिल किया जा रहा है कि जलमार्ग जब होंगे तो पर्यटन के काम भी आए और हमारे मालों की आवाजाही से भी संबंधित हो। 26-27 में अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और बनाने की बात की गई है। संचालित करेंगे हम उनको, चालू करने की बात की गई है। तटीय माल संवर्धन योजना का उद्देश्य सड़क, रेल, जलमार्ग, तटीय जहाज रानी की ओर माल परिवहन को प्रोत्साहित करना है। यह केवल क्रूज पर्यटन योजना नहीं है, बल्कि इसमें दोनों चीज़ों को शामिल किया गया, क्रूज को भी शामिल किया गया है और उसके साथ इसमें शामिल किया गया किस चीज़ को, तो पर्यटन के साथ साथ माल ढुलाई को भी शामिल किया गया है। समुद्री विमान व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध दूरस्थ व अंतिम मील संपर्क से है। इसमें समुद्री विमानों को स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है कि देश में ही बने वो। यह केवल मौजूदा हवाई अड्डों पर रनवे विस्तार की योजना है तो नहीं, इसको कहा जाता है कि सी बेस्ड जो प्लेन्स होते हैं, सी प्लेन्स जिनको कहा जाता है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। समुद्री विमान व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण योजना 2026-27 का प्रस्ताव है। द सी प्लेन्स वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम वॉज प्रपोज्ड इन बजट 26-27। इसका संबंध दूरस्थ, द्वीपीय, तटीय और अंतिम मील संपर्क से ऐसे क्षेत्र जहां पर रनवे नहीं है, जहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं जा सकती, वहां हम सी प्लेन का उपयोग करके वहां पर जा सके, परिवहन को बढ़ावा दे सकें। इसको लेकर के योजना 26-27 में शुरू किया गया है, दूरस्थ इलाकों को कनेक्ट करने को लेकर के। इसमें समुद्री विमानों को स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की बात की गई है कि भाई समुद्री विनिर्माण जो होंगे, जो विमान बनेंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्लेन अब बाहर से ले आए। सी प्लेन्स देश में बनाए जाएं और उसका उपयोग करके हम दूरस्थ इलाके, ऐसे इलाके जहां पर जहाज़ भी नहीं पहुंचते हैं आसानी से, या जो दूर हैं, जहाज़ पहुंचने में समय लगता है, वहां तक संपर्क भी नहीं बन सकता, ऐसे क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के यह योजना लाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कथनों में कितने सही दिए हुए हैं। इसका प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ है। हरित हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ध्यानपूर्वक एक टॉपिक पढ़ लेना। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन इत्यादि तरह के। ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन का निर्माण H2O से हम लोग कैसे करेंगे, H2 और O2। तो ये हमें H2 मिल रहा है, यही तो हाइड्रोजन है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिसिटी जो हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, वो भी किसी ग्रीन सोर्स से आना चाहिए, उसी को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं, जिससे पूरे चेन के दौरान उत्सर्जन जो है पर्यावरण को नुकसान करने वाला वो शून्य हो, जीरो उत्सर्जन हो। तो इसी को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। उसी का मिशन भारत में चल रहा है। इसका प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ है। इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को मंजूरी मिली। यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। इसका प्रारंभिक परिव्यय जो है 19,744 करोड़ है। इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकसित करना है। 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, ये जरूर याद रखिएगा।
यूपीएससी प्रीलिम में इसी प्रकार से एक सवाल पूछा जिसमें डेटा ही था, हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ा हुआ, और वो मैंने करवाया हुआ था। इसको याद रखना है, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग, निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 25-26 में इसके लिए 20,000 करोड़ के अनुसंधान विकास परिव्यय की घोषणा की गई है। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR का लक्ष्य रखा गया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यह परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा 25-26 में हुई। यह परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित है। इसके लिए 20,000 करोड़ का अनुसंधान विकास परिव्यय की घोषणा की गई। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर को परिचालन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन विकास को समर्थन देना है। इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अनुसंधान विकास नवाचार कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका कुल परिव्यय 6 वर्षों में 1 लाख करोड़ है। अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार में भागीदारी बढ़ाना है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अनुसंधान विकास नवाचार कोष को 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। 1 जुलाई 2025 आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ही। 3 नवंबर 2025 को शुरू किया गया। इसका कुल परिव्यय 6 वर्षों में 1 लाख करोड़ है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6 वर्षों में कितना खर्चा किया जाएगा? 1 लाख करोड़। 2025-26 पिछले साल 20,000 करोड़ के करीब में खर्चा किया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के अनुसंधान, नवाचार, भागीदारी बढ़ाना, ऊर्जा, जलवायु, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम जैसे क्षेत्रों को समर्थन देना है। इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। नेक्स्ट सवाल बड़ा ही सुंदर है कि ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। यह पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण से जुड़ा हुआ है। बजट 25-26 में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने की बात कही गई है। यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित विरासत संरक्षण पहल है। संस्कृति मंत्रालय संबंधित यह विरासत संरक्षण की पहल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्ञान भारतम मिशन जिसको कहा जा रहा है, सुना है क्या आपने? इसका आंसर हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा 2025-26 बजट में किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा विरासत संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, पांडुलिपि का मतलब होता है पुरानी लिपियों में लिखे हुए कुछ भी है तो उसको पांडुलिपि हम लोग कह देते हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, संरक्षण करना, डिजिटलाइज करना उनको। बजट में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने की बात की गई है। इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तो ज्ञान भारतम मिशन आपसे पूछ सकता है किससे रिलेटेड है? AI से रिलेटेड है या फिर पुरानी चीज़ों को संरक्षित करने से है, कल्चर से संबंधित है? इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी सवाल यही होगा कि एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग, कॉमिक्स सामग्री सृजन प्रयोगशाला के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रयोगशालाएं 15,000 माध्यमिक विद्यालय, 5,000 महाविद्यालय में स्थापित करने का प्रस्ताव है। किससे जुड़े हुए? ABCG इसको कहा जाता है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स। ये कंटेंट क्रिएटर लैब्स भारत सरकार बना रही है। एविएशन, उसके अलावा दृश्य प्रभाव, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, इससे रिलेटेड ये लैब बनाए जा रहे हैं देश भर में। ठीक है, इसका संबंध भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से है। इट लिंक्ड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई। क्या उससे इसका कोई रिलेशन है क्या? यह योजना केवल पारंपरिक हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण संबंधित है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग, कॉमिक्स सामग्री सृजन प्रयोगशाला का प्रस्ताव 26-27 में किया गया था। यह भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से जुड़ा हुआ है। बजट में 15,000 माध्यमिक विद्यालय, 5,000 विद्यालयों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात की गई। ऐसे लैब बनाए जाएंगे जिसका उद्देश्य क्रिएटिव डिजिटल सामग्री निर्माण कौशल को बढ़ावा देना है, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देना है और स्किलफुल कंटेंट क्रिएशन हो। यह पारंपरिक हथकरघा बुनाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सेलेक्टिव करीब में 50 सवाल को किया है।
14 सवाल के करीब में रह गए, बीच बीच से 1-2 सवाल भी रह गए हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड और भी एक वीडियो जो मैं लाऊंगा बिहार स्कीम से रिलेटेड, उसमें हम लोग कुछ केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए सवाल को भी हल करेंगे। तो बिहार की योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं दोनों को मिला करके नेक्स्ट वीडियो आएगा। आई होप आपको कल परसों में ही मिल जाना चाहिए वो, जिसके बाद से हम लोग फिर से मई का करंट अफेयर कंटिन्यू कर लेंगे। मई, अक्टूबर, सितंबर, ये 3 महीने का मुझे करंट और करवाना है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।